हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली 13 साल की एक लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को छत पर फेंक दिया जाता है और इस घटना ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया था। महज 13 साल की बच्ची जिसने अभी अपने सपनों की उड़ान भी नहीं भरी थी कि किसी ने उसके पर काट दिए। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की यह शायरी बहुत सटीक बैठती है। कम से कम मौत से ऐसी उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने धोखे पे दिया है धोखा। मासूम बच्ची के दिल से यह आवाज तो जरूर आई होगी। यह कहानी है हरियाणा की, जहां नीतू का बचपन में ही उसके सर से उसका बाप का साया उड़ जाता है और उसकी मां दूसरी शादी कर लेती है और नीतू के जिंदगी में प्रेम का अभाव होने लगता है और वह दूसरों में प्रेम ढूंढने लगती है। उस मासूम को क्या मालूम था कि उसकी यह आदत एक दिन उसके मौत का कारण बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मी प्रताप। आज हम करेंगे एक और दिल दहला देने वाले केस का रिव्यू। यह कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिले की, लेकिन यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव टीकमगढ़ से। इस गांव में गंगा राम नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी शोभा और 3 बच्चे थे। आपको बता दें कि गंगा राम शोभा का दूसरा पति होता है। शोभा का पहला पति मर जाता है, जिसकी वजह से शोभा दूसरी शादी करती है गंगा राम से। गंगा राम और शोभा से भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की आस्था होती है जो महज 4 साल की होती है और ऋतिक उससे 1 साल बड़ा होता है। और वही शोभा के उसके पहले पति से भी एक बच्ची होती है, जिसे वह शादी के बाद अपने साथ लेकर आती है और गंगा राम को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती और यह सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गंगा राम एक दिन शाम को बैठा था, वो अपने पत्नी से कहता है कि हमारा परिवार बड़ा हो चुका है और यहाँ कुछ खास काम भी नहीं है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना बाहर चलकर कहीं कमाया जाए। और शोभा गंगा राम की इस बात से सहमत हो जाती है और अपना टीकमगढ़ छोड़कर वह हरियाणा के सोनीपत में आ जाती है। गंगा और शोभा अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके जाती है, आस्था और ऋतिक को, और वहीं पर वह अपनी बड़ी बेटी को वहाँ पर छोड़ देती है, जिसका नाम नीतू था। इसकी उम्र महज 13 साल की थी। उसको ये लोग बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो और दादा दादी का ख्याल रखो और उनकी सेवा करो। यह बोलकर गंगाराम और शोभा हरियाणा के सोनीपत में रहने लगते हैं और वहाँ पर गंगाराम को एक राजमिस्त्री का काम मिल जाता है और इधर शोभा घर का काम करके खाली होकर बोर हो जाती थी, तो उसने भी फैसला किया कि मैं अपने पति गंगाराम के साथ काम पर जाऊंगी और गंगाराम और शोभा दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। और जब पति पत्नी दोनों काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो घर पर दोनों बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं होता और बाहर काम करने की वजह से वो घर का काम भी सही से नहीं कर पाती। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना बड़ी बेटी को यहाँ पे बुलाया जाए, हम दोनों बाहर मजदूरी करेंगे और वो घर का काम संभालेगी और पढ़ाई भी कर लेगी। तो शोभा अपनी बड़ी बेटी को मध्य प्रदेश से हरियाणा बुला लेती है और फिर यहीं पे आता है कहानी में नया ट्विस्ट। नीतू जब हरियाणा में आती है तो उसके माँ बाप उसका दाखिला किसी स्कूल में करवा देते हैं और नीतू सुबह सुबह स्कूल जाती है और दोपहर में जब घर का काम करती है और शाम को खाना बनाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन नीतू अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे किताब चाहिए, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। गंगाराम बोलता है कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को वापस आते हुए किताब लेते आऊंगा। गंगाराम काम पर चला जाता है और दोपहर के समय गंगाराम अपनी पत्नी शोभा को कुछ पैसे देकर बोलता है नीतू ने कुछ किताबें मंगाई है तो बाजार से उसे खरीदते हुए ले जाना। और शोभा वहाँ से चली आती है और बाजार जाकर किताब लेकर घर आती है, लेकिन घर के अंदर दोनों बच्चे होते हैं पर नीतू वहाँ नहीं होती। शोभा नीतू को चारों तरफ ढूंढती है, नीतू उसे कहीं नहीं मिलती। वह नीतू को ढूंढने के लिए छत पर जाती है और जब वह छत पर जाती है तो वहाँ का जो मंजर था उसे देखकर वह पागल सी हो जाती है, मानो उसके पैरों से जमीन निकल गई। यह मंजर एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक था और शोभा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल में रह रहे मकान मालिक और आसपास के लोग छत पर इकट्ठा हो जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि नीतू छत पर मरी पड़ी है। और वहीं पर एक शख्स होता है जो पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस देरी न करते हुए वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस वालों को लगता है कि यह बेहोश है, इसलिए उसे उठाकर वो अस्पताल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। और जब पुलिस माँ बाप से पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ, तो शोभा उस हालत में नहीं थी कि पुलिस को कुछ बयान दे पाए। और यह खबर जब गंगाराम को पता चली तो वह दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल आता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह पुलिस को बयान भी नहीं दे पाते।
पुलिस वाले बार बार पूछते हैं क्या हुआ बताइए, या फिर हम अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करें। तो वहीं पर गंगाराम और शोभा बोलते हैं कि हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करानी, जिसको जाना था वो जा चुका है हमें छोड़कर, और हम दोनों बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, तो हम पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर नहीं लगा सकते। शायद हमारी जिंदगी में हमारी और बेटी का इतना ही साथ लिखा था। और पुलिस इन दोनों से यह बोलती है कि यह अपना बयान हमें लिखित में दीजिए। और फिर गंगाराम और शोभा लिखित में पुलिस वालों को अपना बयान देते हैं। फिर वहीं एक डॉक्टर की नजर नीतू की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिससे कि यह पूरी कहानी पलट जाती है। डॉक्टर पुलिस वालों को बताता है कि इस बॉडी को देखकर लग रहा है कि इसके साथ रेप हुआ है, फिर इसको बेरहमी से मारा गया है। डॉक्टर के इस बयान से पुलिस और वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस वालों को लगा कि यह मामला उतना सीधा है नहीं जितना सीधा ये दिख रहा है। फिर पुलिस वाले निर्णय लेते हैं कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराएंगे। फिर डॉक्टर नीतू के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आता है वह पुलिस वालों का होश उड़ा देता है। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन उसके मर्डर की पुष्टि हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा होता है कि उसको गला दबाकर मारा गया है। फिर क्या था, पुलिस पूछताछ करने लगती है और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है। पड़ोस वाले बार बार ये बयान दे रहे थे कि कोई भी बाहरी इस घर के अंदर बाहर नहीं हुआ है, जो भी अंदर बाहर हुए हैं वो इस घर के लोग ही थे। पुलिस वालों को लगा कि जब बाहर वाला कोई अंदर नहीं आया तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई घर वाला ही हो जो इसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिर शक के आधार पर पुलिस गंगाराम और शोभा को उठा लेती है और उन दोनों को टॉर्चर करने लगती है कि सच क्या है वह बता दें। और गंगाराम की पत्नी बुरी तरह से टूट जाती है, उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है। और वह जो सच बताती है, शायद ही कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करने की सोच सकती है, लेकिन यह तो कलयुग है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। दरअसल जो नीतू थी उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और नीतू अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अपने पिता के गुजर जाने के बाद वैसा प्यार वो दूसरे पिता से नहीं पाती और न ही गांव में रह रहे सौतेले दादा दादी से। जब नीतू गांव के अपने स्कूल में पढ़ रही थी तो उसे अपने ही कक्षा के एक लड़के से प्यार हो जाता है और उस वक्त उसकी उम्र महज 13 साल थी। और नीतू जब भी उस लड़के से बात करती थी उसे अलग प्रकार की खुशी महसूस होती थी, जिस खुशी के लिए वो हमेशा तरसा करती थी। लेकिन जब गंगाराम और शोभा उसे टीकमगढ़ से हरियाणा बुला लेते हैं तब नीतू को वहाँ पर अकेलापन महसूस होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर फोन पर बातें करने लग जाती है। गंगाराम और शोभा दिन भर काम पर चले जाते थे और यहाँ पर नीतू घंटों घंटों फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती थी। एक दिन शोभा काम से जल्दी घर वापस आ जाती है और वह नीतू को फोन पर बात करते हुए देख लेती है और वह उसको समझाती है कि ऐसा वो ना करे, अभी उसकी यह सब करने की उम्र नहीं है। वहाँ पर नीतू अपनी माँ की बात मान जाती है, लेकिन अगले दिन जब वह दोनों काम पर जाते हैं तो फिर नीतू छुप छुप कर बातें करना शुरू कर देती है और यह सब शोभा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वह गंगाराम को बोल देती है कि नीतू को समझाए, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि नीतू को किसी की बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। कोई कुछ भी बोले यह बात करना बिल्कुल बंद नहीं करती थी और हद तो तब हो गई जब नीतू अपने माता पिता के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से हर तरह की बातें करना शुरू कर दी, मानो उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। और इन दोनों को ऋतु का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और उन दोनों को लगता है कि अगर यह इसी तरह करती रही तो मोहल्ले और समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर यह दोनों उसको मारने का फैसला लेते हैं और इन दोनों की प्लानिंग इतनी सटीक होती है मानो कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हो। 29 अप्रैल 2023 की रात जब नीतू अपने कमरे में सो रही होती है तो गंगाराम और शोभा उसके कमरे में जाते हैं। गंगाराम उसका हाथ पकड़ता है और शोभा उसकी छाती पर बैठकर बेरहमी से उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देती है और फिर उसकी लाश को छत पर ले जाकर फेंक देती है। और यह दोनों इतना करने के बाद फिर घर में आकर आराम से खाना खाने लगते हैं, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। अगले दिन सुबह यह दोनों नॉर्मल तरीके से अपने काम पर जाते हैं, जैसा कि हमेशा वो रोज जाया करते थे। गंगाराम पहले काम पर चले जाता है और शोभा थोड़ा लेट से जाती है और सबको बोलते हुए जाती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए किताब लेने जाना है, इसलिए मैं काम से जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस तरह से वह अपने आसपास और मकान मालिक सभी को बोलती है ताकि सभी को सब कुछ नॉर्मल लगे। फिर वापस आने के बाद यह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसा कि उन दोनों ने प्लानिंग की थी। और इन दोनों का नाटक देखकर आस पड़ोस के पुलिस वालों को भी इन पर शक नहीं हुआ। फिलहाल दोनों अपने किए की सजा 4 दीवारी में काट रहे हैं। अदालत ने इनको उम्र कैद की सजा सुना दी है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नीतू को समझाने का कोई और तरीका नहीं था? क्या उसको मार देना ही समस्या का हल था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।